बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, स्वागत है एक बार आपका फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, मैं विपुल त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, पर भूल गया था ना। चलिए, तो यूपीपीएससी यानी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप फ्री सेशन का आनंद ले रहे हैं, वैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं, और खासकर मेरी भी फ्री लाइव क्लास रात 9 बजे चलती है, जिसमें अभी हम लोग मेंस अप्रोच पर चर्चा कर रहे हैं, यानी आंसर राइटिंग अप्रोच पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस आंसर राइटिंग अप्रोच पर चर्चा हम लोग फ्री लाइव क्लास में कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर। तो आप लोगों की तरफ से ढेर सारी डिमांड आई कि सर आप अपनी प्रश्नों की श्रृंखला बंद मत करिए, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला बंद करते हैं तो एक फ्लो टूट जाता है। तो डेली डेली कुछ ना कुछ सवाल आप कराते रहा करिए। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है भैया, आप लोग की डिमांड पूरी कर देते हैं। तो इसलिए मैं यूट्यूब पर लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपको रोज मिलेगी। और इसमें हम लोग सवालों के साथ चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में न सिर्फ हमारा उद्देश्य आपकी प्रैक्टिस कराना है, बल्कि हमारा उद्देश्य आपके भीतर एक बेहतर समझ विकसित करना है ना। और साथ साथ आप थ्योरी क्लासेस के दौरान जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप पढ़ते तो हैं, आपको उस समय समझ भी आता है, लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिमाइंड करना, ये हमारा उद्देश्य है। आई होप आप मेरे द्वारा लिए गए सारे के सारे सेशन को एंजॉय करते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उससे अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कर सकते हैं। खैर, शुरुआत करते हैं अपनी आज की श्रृंखला को। ठीक है, तो तैयार है भैया आप लोग। चलिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, और कोई अगर संदेह है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको मिलता रहेगा, जैसे-जैसे मैं फ्री रहूँगा आपको जवाब दे दूँगा। अगर कोई ऐसा डाउट निकल के सामने आया कि जिसमें मुझे लगा कि जवाब देना बहुत उचित है और बहुत रेलेवेंट सवाल है, तो उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है? साथ-साथ ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि संविधान में जो संवैधानिक विवेकाधिकार हैं राज्यपाल के, उनमें से कौन से ऐसे मामले बनते हैं जब राज्यपाल सिचुएशनल डिसीजन लेता है, यानी परिस्थितिजन्य निर्णय लेता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, इस पर चर्चा बहुत डिटेल में हम लोगों ने की थी, और उसको ध्यान में रखते हुए सवाल का जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कि विधानसभा के चुनाव में अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तब सीएम की अपॉइंटमेंट के मामले में। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मान लीजिए राज्य विधानसभा में कॉन्फिडेंस नहीं हासिल कर पाई कोई पार्टी, तो मंत्रिपरिषद को रिज़ॉल्व करने के मामले में। तो इसमें देखो, ध्यान देना, एक ट्रैप लगा हुआ है नीचे, एक ट्रैप, एक तो जाल बहुत हो जाता है भैया, क्या करें। ये एक जाल यहाँ है, एक तो आदमी वैसे ही परिस्थिति जन्य अपरिस्थिति जन्य में परेशान है ना? और ऊपर से नीचे आ गया कि भैया गलत बताना है, असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, तो पहले सही चूज़ करिए, अगर सही आप चूज़ कर लेंगे तो असत्य भी आप बता लेंगे। चलिए ठीक, बताइए भैया बताइए। कमेंट के थ्रू आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है? देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है और दूसरा स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा-सा बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा-सा राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थितियाँ देख लेते हैं। तो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति अगर हम देखते हैं, तो राज्यपाल प्रांत का यानी राज्य का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और देश में आपको पता है कि सर संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली का एक गुण होता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका जिसको आप नॉमिनल एग्ज़ीक्यूटिव कहते हैं, यानी कि कलमुआ कहाँ गया हमारा? ठीक है, ये है। हाँ, एक कार्यपालिका जिसको आप नॉमिनल एग्ज़ीक्यूटिव कहते हैं, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, और एक कार्यपालिका जिसे आप रियल एग्ज़ीक्यूटिव कहते हैं, यानी वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। ध्यान रहे सर कि संसदीय प्रणाली भारत देश में केंद्रीय स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। केंद्रीय स्तर पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति, ठीक है, जो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का प्रमुख है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास जाती हैं। और राज्य की अगर हम बात करें, तो राज्य में डिज्योर एग्जीक्यूटिव यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव गवर्नर होता है, और गवर्नर भी अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और उसका प्रमुख राज्य में कौन होता है? सीएम होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है। यानी वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां राज्य में भी मुख्यमंत्री के पास जा रही। लेकिन थोड़ा सा अंतर इन दोनों में प्रतीत होता है अपनी अपनी संवैधानिक स्थिति को लेकर, राष्ट्रपति और गवर्नर को। इन डिटेल आप पढ़ेंगे तो देखो, लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज मेंशन है। राष्ट्रपति हमारे भारत देश में सिर्फ परिस्थिति जन्य विवेक का प्रयोग करता है, यानी प्रेसिडेंट हैव ओनली सिचुएशनल डिस्क्रेशन। सिचुएशनल डिस्क्रेशन यानी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है, यानी डिस्क्रेशनरी पावर का प्रयोग करता है, यानी अपने विवेक से निर्णय लेता है।
लेकिन गवर्नर के पास परिस्थिति जन्य विवेक तो है ही, साथ साथ गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन भी है। यानी राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए परिस्थिति जन्य विवेक की शक्तियों का प्रयोग तो करता ही है, साथ साथ उसके पास कुछ संवैधानिक विवेक भी है। हालांकि परिस्थिति जन्य विवेक भी संवैधानिक विवेक है, लेकिन परिस्थितियों के अलावा परिस्थितियों से हटके भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, यानी सिर्फ अगर कहें कि ओनली सिचुएशन, तो ऐसा नहीं है राज्यपाल की स्थिति में। क्योंकि राज्यपाल, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मान लीजिए राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को राज्यपाल भेजता है, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है, संवैधानिक विवेक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, इस सवाल को देखिए, सवाल कह रहा है कि संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन के अतिरिक्त कब ऐसा होता है जब राज्यपाल भी सिचुएशनल डिस्क्रेशन का प्रयोग करता है, यानी परिस्थिति जन्य निर्णय लेता है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है विधानसभा, जाहिर सी बात है सर कि अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का विवेक होता है। अब ऐसी स्थिति में राज्यपाल का विवेक होता है कि राज्यपाल, जैसे ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है, तो किस पार्टी को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, ये राज्यपाल का विवेक है। राज्यपाल ए पार्टी को भी आमंत्रित करता है, कर सकता है बी पार्टी को। हालांकि राज्यपाल ये निर्णय यही सोच समझ कर लेगा कि ऐसी पार्टी को इनवाइट किया जाए जो पार्टी बहुमत दिखा सके, क्योंकि भैया सरकार चलाने के लिए तो क्या चाहिए, डॉक्टर ऑफ मेजोरिटी, बहुमत का सिद्धांत चाहिए। इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करेंगे तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करेंगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है सर कि राज्यपाल, लेकिन कभी कभी सर राज्यपाल के निर्णयों में थोड़ा विरोधाभास नजर आता है। कभी कभी राज्यपाल के निर्णयों पर सवाल उठते हैं, है ना। खैर ये तो चर्चा मेंस की है, एडवांस लेवल की चर्चा है कि राज्यपाल के निर्णयों पर कभी कभी सवाल उठते हैं कि राज्यपाल जिस पार्टी का से संबंधित होता है, ऐसा कहा जाता है कि उस पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते हुए राज्यपाल निर्णय लेता है ना। तो खैर ये तो बात का विषय है, लेकिन हाँ, ये बात आप समझिए कि राज्यपाल का ये विवेक होता है कि राज्यपाल किस पार्टी को इन्वाइट करे, ठीक है। और राज्यपाल जिस पार्टी को इनवाइट करेगा, उस पार्टी के सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं, जाहिर सी बात है उसे ही मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है। तो ये राज्यपाल का डिस्क्रेशन होता है और परिस्थिति जन्य विवेक होता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। इस ये जो ऊपर का जो सवाल है आपका, सवाल के हिसाब से ये सही लिखा हुआ है। दूसरा, अब जाहिर सी बात है भैया कि विश्वास मत ना हासिल करे, सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। और अगर राज्य विधानसभा में आपके पास मेजोरिटी नहीं है, आपको मौका दिया गया कि आप मेजोरिटी दिखाइए, फिर भी आप दिखाए ना पाए मेजोरिटी, तो ऐसी स्थिति में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी स्थिति में तो राज्यपाल का विवेक होगा ही कि राज्यपाल अपने विवेक से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो बिल्कुल सर, ये सेकंड भी सही है इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा गलत बताओ, तो भैया दोनों अगर सही है तो गलत कहाँ से बता देंगे, ठीक है। दोनों अगर सही तो हम गलत कहाँ से बता देंगे, तो गलत कह देंगे, ठीक है। ये कह दो ना एक गलत है ना दो गलत है ना, हमें आंसर करना है। फिर चलिए, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है वीटी लाइव, ये मेरा रेफरल कोड है। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है ना। सोच रहे होंगे, देखो प्रचार नहीं भूलेगा मास्टर, कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रचार प्रचार नहीं भूलेगा, है ना, इस तरह से सोच, प्रचार नहीं भूल सकता। चलिए सर, आगे आते हैं। तो अगला सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर राज्यपाल आ गए क्या, चलिए बढ़िया। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, अच्छा बहुत बढ़िया। दूसरा कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकता है, बहुत बढ़िया। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, लीजर। सत्यनारायण भगवान कथा सुनने जाते थे पहले, पंजीरी मिलती थी। हालांकि इससे उसका लेना देना नहीं है, ध्यान देना। बताओ, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो देखते हैं। तो सर ये राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है कि राज्यपाल हमारे भारत देश में राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करता है। ध्यान दीजिएगा सर, राज्य निर्वाचन आयोग भी हमारे भारत देश में एक संवैधानिक संस्था है, अंडर आर्टिकल 243 के। और ये हमारे भारत देश में लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराती है, ध्यान देना। समस्त चुनाव हमारे भारत देश में भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन राज लोकल गवर्नमेंट का चुनाव छोड़कर, और लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हमारे भारत देश में राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।
और राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी हमारे संविधान के द्वारा बहुत इंडिपेंडेंट शक्तियां देते हुए क्रिएट किया गया है, यानी स्वतंत्रता उसकी मेंटेन की गई। कहने का मतलब ये है, भाषा मत जाइएगा, हमारी भाषा कभी कभी हो जाती है, कभी इधर उधर हो जाती है। हाँ, लोग सोच रहे हैं कहाँ से आया नोट ये मुँह बोल रहा है। ठीक है, खैर चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था सर कि इलेक्शन कमीशन हमारे भारत देश में लोकतंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का इंपॉर्टेंट रोल कैसे है? क्योंकि जाहिर सी बात है सर कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन कमीशन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन को हमें स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को मेंटेन रखने के लिए ऐसे प्रोविजन किए जाते हैं। तो जैसे आप पढ़ते हैं कि हमारे भारत देश में इलेक्शन कमीशन यानी भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी है 3 सदस्यों के साथ, जिसमें एक सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अन्य होते हैं। और इनकी स्वतंत्रता को मेंटेन करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, सीएसी को वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो वैसे ही मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत, और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त वह उसको भी वैसे ही हटाया जाएगा जैसे हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, तो यानी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस को क्रिएट करने की कोशिश की गई है, यानी स्वतंत्रता को मेंटेन करने की कोशिश की गई है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराता है। अब यहाँ कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, जैसे वहां पर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे यहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, यानी कि राज्यपाल करता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर करेगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, महाधिवक्ता, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा। सदस्य कह रहे हैं भैया, एडवोकेट जनरल तो खुद ही वकील साहब है हमारे। एडवोकेट जनरल, ऊपर वाला ध्यान था ना। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा, यानी राज्यपाल करेगा। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ये आप पढ़ते हैं, खैर 2-2 रुपए वाली बातें हैं ये सब। ठीक, खैर यहाँ समझते हैं सर। तो ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्यों के आवंटन हेतु नियम बना सकता है। तो नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ राज्यपाल होना चाहिए था। एक जाल बिछाने की कोशिश की गई थी हमारे द्वारा, लेकिन ये जाल आप लोग तोड़ लेंगे, मुझे पता है, विश्वास है सर। आपने पढ़ा है थ्योरी क्लासेस के दौरान। प्लस में सर लगभग 12-13 फाउंडेशन बैच पढ़ाए हैं मैंने स्टेट पीएससी के गोल्डमैन अकेडमी पर। और उन फाउंडेशन बैच को अगर एक भी बैच आप पूरा मन लगा के कर लेते हैं तो पूरा का पूरा कंप्लीट आपका, मतलब ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे तो मास्टर का कोई खास रोल नहीं होता है आपकी मतलब सफलता में। बस मास्टर सिर्फ मात्र माध्यम होता है ना? बाकी आप जितना मेहनत करते हैं सर, आप उतना आगे जाते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है कार्यों के आवंटन हेतु नियम बना सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। थर्ड कह रहा है कि महाधिवक्ता थर्ड कह रहा है कि महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो इसमें बिल्कुल सही है सर कि हमारे भारत देश में अनुच्छेद 165 के तहत एक महाधिवक्ता होगा, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो कि राज्य सरकार का वकील होगा। और इसको कौन अपॉइंट करेगा सर? इसकी नियुक्ति गवर्नर करेगा, यानी कि राज्यपाल करेगा। ठीक है, हाँ, इसकी नियुक्ति गवर्नर करेगा, यानी कि राज्यपाल करेगा। राज्य सरकार का पक्ष कहाँ रखता है? कोर्ट में रखता है। राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो महाधिवक्ता एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये भी सही है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि प्लेजर की पोस्ट, जहाँ प्लेजर है वहां सामान्यतः कार्यकाल नहीं होता है। हालांकि गवर्नर इसका अपवाद है, लेकिन वहां सामान्यतः कार्यकाल नहीं होता है। महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ठीक है, राज्यपाल राज्यपाल इसे क्या करेगा? किसी भी समय हटा सकता है, किसी भी समय ये नियुक्त किया जा सकता है, यानी उसी की दया पर, राज्यपाल की दया पर ये पोस्ट क्या है? निर्भर है। तो पहला स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही होगा, सेकंड आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है सर। अगला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। और राज्यपाल अध्यादेश निर्माण अध्यादेश वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। ठीक है, दूसरा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के उपरांत तो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ध्यान से पढ़िएगा। अध्यादेश अध्यादेश हमारे भारत देश में एक शॉर्ट टर्म का कानून होता है। शॉर्ट टर्म मतलब समझते हैं ना? अल्प अवधि का कानून।
अध्यादेश भी वैसी ही शक्तियां रखता है जैसे विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, है ना। विधानमंडल के द्वारा, चाहे वो केंद्र का विधानमंडल हो चाहे राज्य का विधानमंडल हो, विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून वैसा ही शक्तिशाली है जैसा अध्यादेश। माफ कीजिएगा, उल्टा बोल रहा था। अध्यादेश वैसे ही शक्तिशाली है जैसे विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून। बट फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अध्यादेश का मतलब ही है कि अल्पावधि का कानून, है ना। शॉर्ट टर्म के लॉ को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं, यानी अध्यादेश कहते हैं। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति के पास भी है अंडर आर्टिकल 123, और राज्य में सर गवर्नर के पास भी है अंडर आर्टिकल 213। ध्यान से देखिए सर कि कानून बनाना विधानमंडल का काम है, केंद्र में केंद्रीय विधानमंडल और राज्य में राज्य विधानमंडल। तो राष्ट्रपति और गवर्नर को अध्यादेश की शक्ति दी गई, इसका मतलब ये कानून बनाने की शक्ति एग्जीक्यूटिव के पास जा रही है। तो आपको एक कॉमन सेंस लगाना होगा सर, कुछ ना कुछ विशेष परिस्थितियां क्रिएट हो रही होंगी, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि भाई सेपरेशन ऑफ पावर ब्रेक हो रही है ना। भाई जिनका काम है, ओरिजिनली जिनका काम है लॉ को बनाना, वो लॉ को ना बनाकर बल्कि कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर रहा है, जो भी एक कानून है। तो क्यों? तो ऐसा एक अल्टरनेट प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कि कार्यपालिका है, कार्यपालिका के प्रमुख हैं, तो इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए जब विधानमंडल रन न कर रही हो। तो वही सेम सिचुएशन होती है दोनों जगह। वहां अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र में न हो, और यहाँ अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो, राज्य में। यानी जब विधानमंडल के सत्र नहीं होते, उस समय कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, वहां राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ राज्यपाल द्वारा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि संतुष्टि हो जाए कि तुरंत तुरंत लॉ बनाने की जरूरत है, क्या मतलब निकल के सामने आया? मतलब ये निकल के सामने आया भैया कि सत्र में नहीं है और तुरंत तुरंत कानून बनाने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। अब यहाँ गवर्नर की बात कर रहा है, तो गवर्नर अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन गवर्नर की ये विवेक की शक्ति नहीं। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही करता है। गवर्नर कभी भी अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अध्यादेश जब जारी हुआ है तो सत्र में नहीं था विधानमंडल। अब जब दोबारा सत्र आया, यानी फिर से जब असेंबल हुआ, तब उसके 6 हफ्ते के भीतर इसे पारित होना होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है कि राज्यपाल अध्यादेश निर्माण, अध्यादेश वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। तो सही है सर, उसकी शक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। सेकंड कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के उपरांत समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिए, 6 माह के उपरांत समाप्त हो जाता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। कब समाप्त होगा? कि जैसे विधानमंडल का सत्र दोबारा आया, तो उसके 6 हफ्ते के भीतर इसे पारित होना होता है। अगर 6 हफ्ते में पारित नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर 6 हफ्ते में पारित नहीं हुआ तो वो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यानी लैप्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समाप्त हो जाएगा अगर सत्र आया और पारित नहीं हुआ तो। लेकिन मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है अध्यादेश की? तो मैक्सिमम अवधि इसकी हो सकती है 6 महीने 6 हफ्ते। क्यों सर? क्योंकि दो सत्रों के बीच में गैप 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। और सत्र अगर 1 महीने में आ गया तो 1 महीने 6 हफ्ते मैक्सिमम लिमिट बनेगी। 2 महीने में आ गया, 2 महीने 6 हफ्ते बनेगी। लेकिन अगर सत्र नहीं आया तो 6 महीने में उसे आना ही है, यानी दो सत्रों के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए जो अधिकतम अवधि बन सकती है, ऐसा नहीं है कि बनेगी, बन सकती है, वो होगी 6 महीने 6 हफ्ते। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ जो 6 माह लिखा हुआ है गलत है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा। ठीक है, आगे आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ। दूसरा कह रहा है कि न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती। तो बिल्कुल सर, हमारे भारत देश में अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे भारत देश में जुडिशियल सिस्टम सर हायरार्की बेस्ड है एक्चुअली। हमारे भारत देश में अमेरिका की तरह दोहरी प्रणाली नहीं है न्यायपालिका में, कि केंद्रीय विधियों को देखने के लिए अलग न्यायालय, राज्य विधियों के लिए देखने के लिए अलग न्यायालय, जैसा कि क्लासिक फेडरेशन में आपको दिखाई पड़ता है।
भारत देश में हालांकि व्यवस्था फेडरल है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था हमारे भारत देश में इंटीग्रेटेड है, जो कि यूनिटरी फीचर को रिफ्लेक्ट करती है। यानी इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम, यानी कि हायरार्की बेस्ड है, सबसे बड़ा कोर्ट, फिर उससे छोटा कोर्ट, फिर उससे छोटा कोर्ट, है ना? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत देश में अपेक्स कोर्ट है, यानी अंतिम अपीलित न्यायालय कहलाता है ना? फौजदारी के मामले में भी अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट, और दीवानी के मामले में भी अंतिम अपील, फौजदारी यानी क्रिमिनल, चोरी डकैती हत्या, ठीक है, दीवानी यानी कि हाँ, जमीन जायदाद, विवाह तलाक, तो ये क्रिमिनल, सॉरी सिविल, तो सिविल के केसेस में भी ये क्या है, लास्ट अपीलेट कोर्ट है, और क्रिमिनल के केसेस में भी है, ठीक है, सर्वोच्च संस्था। और सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ हमारे भारत देश में अपेक्स कोर्ट, अंतिम अपीलीय न्यायालय, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत देश में फेडरल कोर्ट की तरह भी वर्क करता है। यानी केंद्र राज्य के मध्य अगर कोई विवाद क्रिएट हो गया तो विवादों का निपटारा भी कराएगा। और साथ साथ हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याता भी है। ठीक। दूसरा कह रहा है कि न्यायपालिका, अब जाहिर सी बात है सर कि अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में, हमारे भारत देश में सर सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, गवर्नमेंट की ये तीन आर्गन है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, साथ साथ कोई भी संस्था एब्सोल्यूट ना हो पाए, इस वजह से भी, और समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मेंटेन नहीं किया जाएगा, उसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अधीन रखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका और विधायिका क्या हो सकती है, निरंकुश हो सकती है, मनमानी कर सकती है। और जुडिशरी अगर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करेगी तो वो बायस्ड होकर निर्णय दे सकती है, तो उससे समान न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का निर्माण लोकतंत्र में किया जाता है। तो भारत देश में ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन न होकर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ताकि न्याय की समुचित व्यवस्था हो सके, है ना, प्रॉपर, आपको समान न्याय सुनिश्चित हो सके, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर। पहला स्टेटमेंट भी आपके लिए सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपके लिए सही है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है आपके लिए सही। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भी आपका जुडिशरी से ही संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना तभी की जा सकती है जब उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। तो देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया गया है। अब जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया गया है, तो कैसे मेंटेन किया गया है? जज हमारे भारत देश में कैसे हटाए जाते हैं? संसद के द्वारा अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ तभी हटाए जा सकते हैं, है ना? साथ साथ उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है ना? 65 साल से पहले अगर उन्हें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 65 के पहले अगर हटाना है, तो उनको संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही हटा सकते हैं। इसी को कहते हैं कार्यकाल की सुरक्षा। साथ साथ उनके वेतन भत्तों को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज बनाया गया है, यानी भारित व्यय में शामिल किया गया है। भारित व्यय बजट में ऐसे व्यय होते हैं सर जिन पर मतदान नहीं होता है ना? कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर कम नहीं कर सकती है ना? तो कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि व्यक्तिगत आलोचना, बिल्कुल सर, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये प्रोविजन है कि उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं हो सकती है संसद में, न्यायाधीशों की। तब तक नहीं हो सकती जब तक उनको हटाने का प्रस्ताव नहीं चल रहा हो। अगर हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तभी आलोचना हो सकती है, सामान्य स्थिति में व्यक्तिगत आलोचना नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों किया गया? इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए किया गया। संसद न्यायाधीशों की संख्या वेतन भत्ते बढ़ा सकती है, तो बिल्कुल सर, बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। ठीक है, इस सवाल, इस स्टेटमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए, है ना? कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करके आप इसे करिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की, ना कि हाई कोर्ट। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट मैं कह दे रहा हूँ कि भाई इसमें ज्यादा आप जज्बाती रहो और ज्यादा मतलब दिमाग न लगाने लगे। खूब पढ़ लिए होंगे जो लोग ना, तो कहेंगे अरे सर सुप्रीम कोर्ट में ही तो संसद बढ़ाती है ना? तो आप लोग, इसमें तो सिर्फ जुडिशरी की बात हो रही है, इसमें तो सारी जुडिशरी शामिल होगी, तो ये सब जज्बाती मत होइएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या वेतन भत्ते को संसद बढ़ा सकती है। ठीक है, लेकिन कम कर सकती है नहीं, कम नहीं किया जा सकता है। हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान कटौती हो सकती है। ठीक है, चलिए। इस समय जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है जजेस का, 33+1 है, एक चीफ जस्टिस, 33 अन्य। ठीक है, हाँ, ये संसद ने किया है अमेंड करके कानून में, ना कि संविधान में। ठीक है, वेतन भत्ते, ठीक है, वॉट एवर जो भी संविधान में मेंशन्ड है, उनके अलावा अगर कुछ भी वेतन भत्ता बढ़ाना है तो वो संसद निर्धारित करती है। इसमें पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट, अब संसद के न्यायाधीशों की संख्या, संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, तो ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए सही है सर। ठीक है, तो सही उत्तर पूछ रहा था भैया, तो सही उत्तर ठीक तो है, दोनों तो सही लग रहा है हमको, हाँ सही है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतने सवाल ही रखते हैं। ठीक है,
बाकी सवालों के साथ हम लोग नेक्स्ट डे जब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? आज पहला सेशन था तो सवालों की संख्या थोड़ा कम रखते हैं। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले सेशन में, तो अगले सेशन में हम लोग ढेर सारे सवाल क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि लगभग 20 से 30 मिनट का सेशन हो आपका ये, और 20 से 30 मिनट में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल क्या होंगे, सवालों पर चर्चा हो सके। हालाँकि चर्चा थोड़ी लंबी होती है, इसलिए आपका समय जाता है, लेकिन लंबी चर्चा साफ-साफ तो होती नहीं है, व्याख्या की होती है। तो व्याख्या की चर्चा होती है, तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण है ना? तो उस चर्चा में आप शामिल होंगे। आई होप आप शामिल होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ईमानदारी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, जैसे अभी आप यहाँ पर यूट्यूब पर आपने देखा ये पूरा सेशन, वैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस तरह के सेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो फ्री में अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर सकते हैं। और देखिए, अनअकैडमी में 2 तरह की क्लासेस चलती हैं। एक फ्री क्लास हमेशा चलती रहती है, पूरा दिन चलती रहती है। इसमें आप फ्री क्लासेस में आप अटेंड कर सकते हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनअकैडमी में यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के गोल में आपको रेलेवेंट मटेरियल मिल रहा है, एजुकेटर्स आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं। आई होप आपको पसंद आएँगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। प्लस ये दूसरा है। अनअकैडमी में 2 क्लासेज, एक प्लस की क्लास, एक फ्री क्लास। प्लस के साथ आप जुड़ेंगे तो यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और ये परीक्षा जिसमें जीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ऐसी सभी परीक्षाओं के बैच हमारे यहाँ चलते हैं। ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए जीएस के कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। और आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो जैसे 2 साल के लिए आप जुड़े, तो 2 साल के लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, यानी 2 साल तक आप किसी की क्लास देख सकते हैं, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स देख सकते हैं, कोई भी लाइव कोर्स देख सकते हैं। बढ़िया-बढ़िया एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, साथ-साथ आपको एक जितनी बार चाहें सर आप उतनी बार आप एक्सेस पा सकते हैं वीडियो में, ठीक है? और साथ-साथ अगर आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो सारी टेस्ट सीरीज़, सारे मॉक टेस्ट, सारे क्विज़ेज़ सब आपके लिए ओपन हो जाते हैं, और रेलेवेंट मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में एजुकेटर्स के द्वारा जो रेलेवेंट होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी हमारे यहाँ लगातार चलते रहते हैं। तो ये फ़ायदा होता है अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने का, यानी पूरा का जितने बैच हैं, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 2 साल तक जितने बैच हैं सब में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन के टेस्ट सेक्शन में जाइए, 26 तारीख को स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, है ना? पीसीएस प्रीलिम की तरह पेपर है, और इसमें अच्छी रैंक हासिल करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। साथ-साथ ये हमारे यहाँ मेंस की भी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट है, प्लस वालों के लिए बिल्कुल फ्री है। करंट अफेयर भी चलता है ना? 20 सवाल, 20 क्वेश्चन 20 मिनट का, ठीक है? ये 40 नंबर का, इसमें भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है आपके लिए। और साथ-साथ ये हमारे यहाँ बैचेज़ हैं। 5 एजुकेटर ऐसे हैं जो उसी जीएस वाली फीस में ही आपको ऑप्शनल भी पढ़ा रहे हैं। 5 ऑप्शनल भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, है ना? और साथ-साथ मेंस के बैचेज़ ये स्टार्ट हो गए हैं, सारे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सारे मेंस के बैचेज़ हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, इसमें आप जॉइन कर सकते हैं अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ-साथ निबंध का भी बैच हमारे यहाँ आ गया है, और इन पॉपुलर एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे यहाँ बेसिकली होती है। इनकी तैयारी के लिए आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है सर 2 महीने का। अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे वीटी लाइव, तो आपका 2 महीने का ये फी हो जाएगी 12,240। ऑफलाइन कोचिंग में 1,20,000 होती है, 1 ज़ीरो बढ़ा दो, ठीक है? 8,415 1 साल की, ठीक है? और इसमें इस 12,240 में पूरा जीएस पढ़िए, और 1 से अधिक एजुकेटर हैं। एक विषय के 1 से अधिक, जैसे मैं प्लस पर पॉलिटी एजुकेटर हूँ, तो मेरे अलावा अन्य भी एजुकेटर पॉलिटी पढ़ाते हैं। आपको जिससे पसंद आए सर आप उससे पढ़िए। आपको मेरे से पसंद आ रहा है, आप मेरे से पढ़िए। मेरे से नहीं पसंद आ रहा है, तो अन्य एजुकेटर से पढ़िए। अनअकैडमी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कंप्लीट एक्सेस, सारे वीडियो और सारे वीडियोज़ में आपको रिकॉर्डेड और लाइव में पूरा एक्सेस, और एक विषय के 1 से अधिक एजुकेटर, सारे बैचेज़ में आपको एक्सेस। जितने महीने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं, उतने महीने के लिए आपको कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपके लिए ओपन ना हो, है ना? ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना? और साथ-साथ सर बीपीएससी, यूपीएससी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। शेयर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आपको सेशन अगर पसंद आया है, तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है ना? ध्यान, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और तैयारी करते रहिए।